हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस मेगा पीवाईक्यू रिवीजन सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं यूपीएचईएसी और यूपीजीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के सवाल। आज का टॉपिक रहेगा बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस का। एंड प्यारे दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे सवाल आ जाएंगे और आप फिर सवालों को सॉल्व करने में लग जाएंगे। तो अगर आपको हमारे ये सेशंस, ये सीरीज अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज इस वीडियो पे एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब आइए फटाफट से अपने सेशन को शुरू करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर यूजीसी नेट एग्जामिनेशंस की, तो हमारे पास मल्टीपल कोर्सेज हैं जिनकी डिटेल्स आपको हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएंगी। Which of the following is a non-tariff barrier to international trade? तो इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर हमारे पास दो बैरियर्स हो सकते हैं, एक टेरिफ बैरियर और दूसरे नॉन टेरिफ बैरियर। टेरिफ बैरियर की बात करें तो यहाँ पे आप कुछ टैक्सेस और ड्यूटीज लगा देते हैं। इसके अलावा आपके जो भी बैरियर्स है वो नॉन टेरिफ की कैटेगरी में आ जाते हैं। ऑप्शंस हमारे पास हैं इंपोर्ट ड्यूटी, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, काउंटर वेलिंग ड्यूटी या ऑल ऑफ दी अबव। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास जो इंपोर्ट ड्यूटीज हैं या काउंटर वेलिंग ड्यूटीज हैं, दे आर क्लियरली अ टैरिफ बैरियर। अगर आप प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड सेट करके ट्रेड को रोकने की कोशिश कर रहे हो, बैरियर क्रिएट कर रहे हो, सो दैट बिकम्स अ नॉन टैरिफ बैरियर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। सवाल है यहाँ पर, द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ अ कंट्री रिकॉर्ड्स। देखो, जो भी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो रिकॉर्ड करता है उन सारी ट्रांजेक्शंस को जो आप कर रहे हैं वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज के साथ। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस को रीड करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमें कह रहा है ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सबसे आपका ब्रॉडर है। अगर आप ए, सी और डी को देखेंगे तो यहाँ ओनली वर्ड्स आ रहे हैं। ओनली वर्ड्स जिस भी ऑप्शन में आ जाए ना, वो उसका स्कोप रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। बट बी वाले का स्कोप काफी वाइड है और सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिल्कुल आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट और कैपिटल अकाउंट में आती हैं। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। एफडीआई इन इंडिया is allowed by two modes, government route and ट्रेड रूट, बैंक रूट, ऑटोमेटिक रूट या फिर अप्रूव्ड रूट। देखो, बाहर से इंडिया में इन्वेस्टमेंट आनी है, एफडीआई आनी है, तो उसके दो रूट्स मेनली हमारे पास रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि किस सेक्टर के लिए क्या रूट हमने अलाउ किया हुआ है, कितना रेट हमने अलाउ किया हुआ है, क्या रूट अलाउ किया हुआ है। ये सारे एफडीआई के रेगुलेशंस के अंदर आते हैं। तो एक तो गवर्नमेंट रूट रहता है कि यार आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है, और कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस इंटीमेट कर दीजिए और बात बन जाती है। और ऐसे रूट को ऑटोमेटिक रूट यहाँ पे बोला जाता है, दे आर ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। एशियान इज अ ट्रेड एग्रीमेंट अमंग द मेंबर्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया विच एक्सक्लूड। तो हमारा जो एशियान है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट है। और देखो, इनमें कौन सा कंट्री नहीं आएगा, कौन सा एक्सक्लूडेड है, वो आपसे पूछ रहे हैं। ऑप्शंस हैं इंडिया, लाओस, वियतनाम, ब्रुनई। अब यार, इंडिया तो साउथ एशिया में आता है, साउथ ईस्ट एशिया में नहीं आता। इंडिया इज अ साउथ एशियन कंट्री, तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में नहीं आता और एशियान का पार्ट नहीं है। और करेक्ट आंसर इसीलिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, इंडिया का ही बनेगा। हालांकि इंडिया और एशियान के आपस में ट्रेड रिलेशंस काफी अच्छे हैं, काफी एग्रीमेंट्स भी साइन हुए हैं, बट इंडिया डायरेक्टली एशियान का जो मेंबर है वो नहीं है। Which type of elasticity plays a crucial role in international price discrimination? Price elasticity of demand, income elasticity of demand, cross elasticity of demand, advertising elasticity of demand. तो अगर हम इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर आपको कई बार देखने को मिलेगा कि एक कंट्री के अंदर किसी सामान का प्राइस ज्यादा रखा जा रहा है और वही सामान किसी दूसरी कंट्री के अंदर आपको सस्ते में देखने को मिल रहा है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर भी ऐसे ही हमें कुछ देखने को मिलता है कि आप अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइसेस जो है वो चार्ज कर रहे हो। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जिस भी कंट्री में डिमांड आपकी इन इलास्टिक होगी वहां पे आप ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो, बट जहां पे डिमांड इलास्टिक होगी आपको प्राइस कम ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वहां पे आपने प्राइस बढ़ा दिया तो कस्टमर किसी और कमोडिटी पे शिफ्ट हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है जी, विद रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? करंट अकाउंट मॉनिटर्स द फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज। तो करंट अकाउंट जो है आपका गुड्स और सर्विसेज का जो फंड का फ्लो है उसे मॉनिटर करता है।
और फिर एक कैपिटल अकाउंट मॉनिटर्स द फ्लो ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल ट्रांजेक्शंस। तो कैपिटल अकाउंट जो है वो आपके इंटरनेशनल कैपिटल ट्रांजेक्शंस के फ्लो को मॉनिटर करता है। तो बिल्कुल ये दोनों कंपोनेंट को सही तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, और इसीलिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। चलिए तो अगला सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोमिनेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट्स ट्रेड लिबरलाइजेशन एंड ब्रॉट मेजर रिडक्शन इन ट्रेड बैरियर्स। तो ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ट्रेड को लिबरलाइज करवाया और ट्रेड बैरियर्स को काफी कम करवा दिया? नाफ्टा, डब्ल्यूटीओ, यूरोपियन यूनियन और वर्ल्ड बैंक। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ट्रेड को लिबरलाइज कराया और आपके ट्रेड बैरियर्स को कम से कम करवाया, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। चलिए यहाँ पे सवाल है मैचिंग का। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग आपको करनी है और करेक्ट आंसर यहाँ पे चूज करना है। सबसे पहले हमें देखने को मिल रहा है मैकडोनल्ड्स। तो मैकडोनल्ड्स की आपको फ्रेंचाइजीज देखने को मिल जाती हैं, जगह जगह आपको मैकडोनल्ड्स के आउटलेट्स देखने को मिल जाते हैं विच आर फ्रेंचाइजी आउटलेट्स। फिर है वीआई, वोडाफोन आइडिया, इन दोनों का हुआ था मर्जर। इसके बाद है मास्टर कार्ड। तो मास्टर कार्ड को बेसिकली आप किससे मैच करेंगे? मास्टर कार्ड को आप अलायंस से मैच कर सकते हैं, क्योंकि ये अलायंसेस करते हैं आपके बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ आपके डिफरेंट डेबिट क्रेडिट कार्ड्स को इशू करने के लिए। और बचा नेस्ले, उसको आप लाइसेंसिंग से मैच कर सकते हैं। तो नेस्ले एक बड़ा कंपनी है, अपने प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स का भी इस्तेमाल करता है। और आपकी जो मैचिंग यहाँ पे बनेगी वो ऑप्शन नंबर ए की बन जाएगी। ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या प्रोवाइड करता है, ये हमसे यहाँ पे इस सवाल में पूछ रहे हैं। ओनली अपॉर्चुनिटी, ओनली थ्रेट, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दी अबव। देखो जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो बिजनेस के लिए थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज दोनों लेकर आता है। तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट को यहाँ पे बेसिकली पूछ रहे हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट आपसे डायरेक्टली जुड़ा होगा, मैक्रो एनवायरनमेंट आपका थोड़ा सा ब्रॉडर हो जाएगा और आप पे इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगा। माइक्रो एनवायरनमेंट सप्लायर्स बिल्कुल सही है, माइक्रो एनवायरनमेंट कस्टमर्स बिल्कुल सही है। मैक्रो एनवायरनमेंट कॉम्पिटिटर्स, देखो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी आपके माइक्रो एनवायरनमेंट में ही आएंगे क्योंकि वो आपसे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो ये सही नहीं है। मैक्रो एनवायरनमेंट, ग्लोबल एनवायरनमेंट, तो ये सही है। सो करेक्ट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर सी का बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एनालिसिस? तो कौन सा एक्सटर्नल एनालिसिस का फैक्टर नहीं है, मतलब कौन सा इंटरनल है, बेसिकली आपको वो पहचानना है। टेक्निकल, कॉम्पिटिटिव, सोशल और प्रोडक्शन। देखो टेक्निकल, कॉम्पिटिटिव और सोशल की बात करें तो ये थोड़े से ब्रॉडर हो जाते हैं और ये सभी इंडस्ट्रीज के ऊपर कहीं ना कहीं इंपैक्ट डाल रहे होते हैं। बट जो आप प्रोडक्शन के टूल्स, टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, तो ये आपका थोड़ा अंदर का मामला, इंटरनल मामला है। सो दैट इज अ फैक्टर ऑफ इंटरनल एनालिसिस। सो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। In reference to social economy, which of the following statements is correct? The factors of production are privately owned. Economy is not regulated by the government. देखो सोशल इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन जो आपके रहते हैं वो प्राइवेटली ओन्ड यूजुअली नहीं होंगे। सोशल इकोनॉमी में आपकी जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करेगी, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। इकोनॉमी इज नॉट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, तो सोशल इकोनॉमी के अंदर आपका जो गवर्नमेंट है उसका रेगुलेशन बिल्कुल रहेगा। गवर्नमेंट ही रिसोर्सेज को ओन करेगी, प्राइवेट प्लेयर का तो बहुत ही कम रोल रहेगा। सो ये वाला स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं सही नहीं है। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नॉर टू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? राइट टू इक्वालिटी इज अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया। तो बिल्कुल जी, राइट टू इक्वालिटी एक फंडामेंटल राइट है इंडिया में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करें तो बिल्कुल ये भी एक फंडामेंटल राइट में ही आता है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो वन वाला केवल सही है। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, फॉरेन पॉलिसी मैच कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी होगी रूलिंग में वही बनाएगी।
नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करें तो नेचर से जुड़ी हुई चीजें आनी चाहिए, बट ये कह रहे डेमोग्राफिक फोर्सेस। डेमोग्राफिक इज मोर रिलेटेड टू योर डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, यानी कि आपकी पॉपुलेशन वगैरह से जुड़ी हुई चीजें इसके अंदर आती हैं, तो ये सही नहीं लग रहा है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, प्रोडक्ट एंड फैक्टर मार्केट्स, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो ये तो सही लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट डेमोग्राफिक फोर्सेस के साथ मैच नहीं हो रहा है, सो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। Maruti Udyog became the leader in small car market because it was the first to recognize the need for small car on account of rising petroleum prices and a large number of middle class. Which of the following significance of business environment this example is related to? अर्ली वार्निंग सिग्नल, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, कस्टमर फोकस और कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। तो कहा गया कि मारुति उद्योग जो था इट वाज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज, किसी चीज को आपने पहली बार रिकॉग्नाइज किया और वो डिमांड आपने मीट करी तो आपको मिलेगा फर्स्ट मूवर एडवांटेज, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। द स्वॉट मैट्रिक्स, स्वॉट मैट्रिक्स इज स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। इट इज क्रिटिसाइज्ड फॉर द फॉलोइंग रीजंस, मतलब आपको इसके नेगेटिव्स यहां पे पहचानने हैं। इट डज नॉट शो हाउ टू अचीव अ कॉम्पिटिटिव पोजीशन, तो बिल्कुल ये आपको आपके स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट बताएगा, बट कैसे आपको अपने अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे अचीव करना है, कैसे आपको अपनी स्ट्रेंथ्स से अपने वीकनेसेस को कम करना है, तो ये वो बताएगा नहीं आपको, आपको सिर्फ एक स्टैटिक पिक्चर ही प्रोवाइड करेगा। तो बिल्कुल सही है, एक लिमिटेशन बनेगा। इट इज नॉट अ स्टैटिक असेसमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ पर्टिकुलर टाइम, ये नॉट वर्ड गलत लगा दिया इन्होंने। एक स्टैटिक असेसमेंट है जो पर्टिकुलर टाइम पे आपके स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट आपको बताता है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, केवल वन सही है। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा सेशन। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, YouTube चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और हमारे सभी कोर्सेज की डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं एविस्टडी क्लासेस के ऐप पे। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, नीचे नंबर आपको देखने को मिल रहा है, आप इस पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज के लिए सेशन में इतना ही जी, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।